गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। पिछला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, हम लोगों ने चार्ज पढ़ा था। फर्दर मूव करते बेटा कूलम्ब्स लॉ की तरफ। कूलम्ब्स लॉ को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज अभी हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बेसिक क्वेश्चंस की, छोटे क्वेश्चंस, और सेकंड पार्ट में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के एडवांस क्वेश्चंस की, जो टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा कूलम्ब्स लॉ। आपको याद होगा कि आपने 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा आपने। तो कूलम्ब्स लॉ लगभग वैसा ही है। मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज हमारे पास है, Q1 और Q2, और डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्ट में होगा, और r स्क्वायर जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उसके इनवर्स में होगा। तो फोर्स बेटा कितना होगा? F इक्वल टू C Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, वेयर C इज सम कांस्टेंट। आप इसे K भी लिख सकते हैं, आप C लिखें K लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस C की बेटा वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन EPSILON, एप्सिलॉन नॉट, NOT नॉट या NOUGHT नॉट। नॉट मतलब यहां जीरो से है, तो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेटा होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, खाली जगह। वैक्यूम या फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ना ये जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को अगर निकालें यहां से तो उसकी वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप फॉर्मूलेस देख सकते हैं। जैसे आपको 1/4 की यूनिट निकालना है, तो इसके सामने बेटा इधर कौन है? फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। फिर ये r स्क्वायर इधर आएगा, r क्या है? डिस्टेंस, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। और चार्ज की यूनिट हम जानते क्या होती है? कूलम। तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो ये नीचे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। तो आपको ऐसे कोई भी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा यूनिट जो है वो फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। कोई भी इस तरह की यूनिट जो है फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। और फिर ऐसे ही बेटा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकते हैं। सोचिए कि आप अगर इसको इधर लाएंगे तो ये कूलम स्क्वायर सामने आएगा और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आएगा, तो यूनिट क्या होगी? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और एक कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, और ये सॉल्व करने के बाद में 8.85 × 10⁻12 आती है। याद करना होगा इन वैल्यूज को आपको। कूलम्ब्स लॉ में बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए वैक्यूम में या फ्री स्पेस में ये फोर्स होता है F नॉट बोलते हैं हम इसको। नॉट मतलब जीरो से है, सबस्क्रिप्ट है यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अगर हम किसी मीडियम में बात करें, मान लो दो चार्ज हैं,
वैक्यूम में रखे हुए हैं या फ्री स्पेस में रखे हैं, तब तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वो मीडियम में, मान लो दोनों चार्ज के बीच में हमने पानी डाल दिया, पूरा पानी भर दिया, कुछ मीडियम डाल दिया, तो उस केस में फोर्स बदल जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है बेटा, यहां एप्सिलॉन नॉट है, यहां एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर वाटर है तो वाटर की परमिटिविटी, ये वैक्यूम की परमिटिविटी। अगर वाटर है तो वाटर की परमिटिविटी है, जो भी मीडियम उसकी परमिटिविटी है। तो जैसे आप वैक्यूम से मीडियम में आएंगे, जैसे आप वैक्यूम से मीडियम में आएंगे तो आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन हो जाएगा। इस एप्सिलॉन को फर्दर लिख सकते हैं बेटा हम इस तरह से, वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं बेटा, और इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर फॉर रिलेटिव। इसी को एक नाम और देते हैं, हमने कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक सिंबल और देते हैं के। तो हमारे पास में बेटा यहां पर एप्सिलॉन आर को हम के लिख सकते हैं, तो के को भी यही दोनों नाम ले सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप देखिए बेटा यहां पे कि अगर हम इसको देखें, ये तो ये हमारे पास कौन है, यहां पर एफ नॉट है। एफ नॉट कब, जब दो पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको बेटा याद होगा यहां पे। तो हम बोल सकते हैं F इक्वल टू एफ नॉट बाई के। ये पूरा यहां से यहां तक एफ नॉट है बाई के, तो F इक्वल टू एफ नॉट बाई के। एफ नॉट क्या है, फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में जब वो वैक्यूम में है। एफ का फोर्स है जब वो मीडियम में है, चार्ज पार्टिकल मीडियम में है, और के है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब बेटा वक्त आ गया कि हम के को डिफाइन करें या एप्सिलॉन आर को डिफाइन करें। आप देखिए जरा यहां पे एप्सिलॉन जो है हमारे पास, इस एप्सिलॉन को हमने लिखा, यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो एप्सिलॉन आर क्या हुआ बेटा हमारा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। और ऑफ कोर्स इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग के भी बोल रहे हैं, तो हम ये के यहां से लिख देंगे, इसको एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं कि के या एप्सिलॉन आर एक ही बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर मीडियम की परमिटिविटी को हम लोग डिवाइड कर दें वैक्यूम की परमिटिविटी से, तो उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे या रिलेटिव परमिटिविटी कहेंगे। एक डेफिनेशन और देख सकते हैं बेटा हम यहां से, आप एफ को नीचे लाओ और के को इधर लाओ, तो के इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन और आ गई, क्या, यह है रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम
एंड व्हेन दे आर प्लेस इन मीडियम। दो चार्ज के बीच का फोर्स वैक्यूम में, दो चार्ज के बीच का फोर्स मीडियम में, डिवाइड करो तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बेटा थर्ड डिफिनेशन भी होती है जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। वो कैपेसिटेंस के थ्रू आती है, हम बाद में बात करेंगे। तो बेटा हमने सीख लिया कूलॉम्स लॉ क्या होता है, हमने फोर्स सीख लिया कूलॉम्स लॉ से, वैक्यूम में क्या होता है और मीडियम में क्या होता है। अच्छा एक बात बेटा यहां ध्यान कर ले, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था चार्ज वाले केस में कि के जो एयर का होता है वो 1 होता है। मैंने आपको बताया था के एयर 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें और यहां के को 1 पुट कर दें एयर के लिए, तो फॉर्मूला आएगा 1/4π0 Q1 Q2 by R²। ये वही फॉर्मूला आया जो वैक्यूम में था, जो वैक्यूम में था बेटा वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया। यहां ε0 है तो यहां k 1 पुट करके सेम फॉर्मूला आ जाएगा। इसका मतलब वैक्यूम हो या फ्री स्पेस कह लो या एयर कह लो, तीनों में फॉर्मूला सेम रहेगा। और किसी भी मीडियम में ले लो, दो चार्ज है पानी में रखे हैं कहीं और रखे हुए हैं, तब उनके बीच का बेटा फॉर्मूला ये वाला रहेगा। या आप उसको इस तरह से लिखें जो यहां लिखा हुआ है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बेटा हो गया कूलॉम्स लॉ की बेसिक थ्योरी। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और बात करते हैं बेटा हम लोग 1 by 1 कुछ क्वेश्चंस की। करीब 8-10 बेटा क्वेश्चन हम लोग लेंगे इस पे। अभी सिंपल क्वेश्चंस लेंगे, आसान से बेटा क्वेश्चन लेंगे, और जो सेकंड पार्ट कूलॉम्स लॉ उसमें कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। आइए 1 by 1 बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बेटा, कि वाटर जो है वो एक गुड सॉल्वेंट होता है। क्वेश्चन है वाई वाटर एक गुड सॉल्वेंट क्यों होता है? जानते हैं आप कि वाटर एक गुड सॉल्वेंट क्यों होता है? देखिए सॉल्वेंट आप जानते हैं, सॉल्वेंट का मतलब वो जो सब कुछ अपने अंदर घोल ले। आप जानते हैं पानी है, वाटर है, उसमें आप शक्कर, नमक और बहुत सारी चीजें घोल सकते हैं। तो वाटर एक गुड सॉल्वेंट है। कैसे कैसे वो सब कुछ अपने अंदर घोल लेता है? क्यों घोल लेता है? आइए बात करते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा एक फॉर्मूला F = F0/K। F0 दो चार्ज के बीच का फोर्स तब है जब वो एयर में है, F कब है? जब वो मीडियम में है, और K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होता है वो 80 करीब होता है, अप्रोक्सीमेटली 80 होता है। अब एयर का कितना था बेटा? 1, वाटर कितना है? 80, तो बहुत बड़ा है। तब क्या होगा? देखिए अगर यहां फिर से आए तो F0 फोर्स किस में है? एयर में। F किस में है? वाटर में। और K यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है अगर वाटर में डाल लें तो सोचिए आप, पहले एयर में था, K 1 था, फिर 1 से लेके बेटा कहां तक इंक्रीज किया? 80। तो अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू क्या कर जाएगी? डिक्रीज। जैसे K को बढ़ाओगे फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? वाटर डालने से फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। आइए फर्दर समझते हैं। सपोज हम कॉमन सॉल्ट की बात करें, टेबल सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें। आप जानते हैं नमक हमारा क्या होता है? NaCl। आप जानते हैं Na+ और Cl- होता है। इसका मतलब Na और Cl में कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। ये बंधा हुआ मॉलिक्यूल है, सोचिए हमने पानी में डाला, जैसे पानी में डालेंगे K वाटर कितना है? 80। तो फोर्स क्या करेगा? 80 टाइम कम हो जाए किसके बीच में? Na और Cl के बीच में। तो जैसे ही पानी में नमक डालेंगे, आप सोचिए कि Na और Cl में जो बॉन्ड था, जो फोर्स था, वो बॉन्ड था, वो 80 टाइम कम हो जाएगा।
और जब एटी टाइम कम हो जाए तो बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो नमक पानी में घुल जाएगा। तो क्या बेटा सीखा हमने? वाटर एक गुड सॉल्वेंट है क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाता है आयंस के बीच में, और वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। तो वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट बिकॉज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज लार्ज, ड्यू टू विच force decreases and the solute particles get dissolved in water. ये छोटा सा थ्योरेटिकल बेटा क्वेश्चन था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं बेटा, तो फिर फर्दर हम बात करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए आप। देखिए क्वेश्चन बेटा ये है हमारे पास में कि 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, और उनके बीच में हमने पूरा पानी नहीं भरा, हमने यहां 2 मीडियम डाल दिए। मान लो हमने यहां ये वाटर डाल दिया, अज्यूम कर लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का, और यहां हमने कुछ और डाल दिया, वैक्स डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का। वाटर जो है वो R1 में है डिस्टेंस में, और वैक्स मान लो R2 में है। तो बताना है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इन दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा अगर इस तरह से मीडियम पड़ा हुआ है तो। अब ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो भाई ये पढ़ा है ना कि पूरा एक मीडियम होगा तो फोर्स कितना होता है। ये होता है। ये तो पता ही नहीं कि अगर इस तरह डिवाइड होगा तो कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि अगर एयर की बात करें, अगर सिर्फ एयर हो तो एफ नॉट कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम सबको पता है। अगर सिंगल मीडियम होगा तो हम जानते हैं एफ कितना होगा, अब मैं इसमें कुछ चेंज कर रहा हूं, आप बताइए गलत है सही है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं आप? सही है गलत है? सही है, यस। कैसे? अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट के का स्क्वायर क्या होगा, के, यहां पर के आ जाएगा, और आर स्क्वायर ही बचेगा। इसका मतलब हमने सही किया। क्यों किया अभी आपको बेटा समझ में आ जाएगा। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R डैश स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को हमने R डैश मान लिया। R डैश को बोलेंगे हम इफेक्टिव डिस्टेंस। R डैश को बेटा हम बोलेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस। देखिए क्या फायदा होगा अभी हमें। आप जरा इस फॉर्मूले को देखो, यहां पर K नहीं है, K नहीं है इसका मतलब यहां पर एयर है या वैक्यूम है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि एयर है वैक्यूम की बात हो रही। आप इसको देखो, यहां पर K है इसका मतलब यहां मीडियम की बात हो रही। आप इसको देखो, जो हमने यहां पे R डैश लिखा तो यहां K नहीं है, K नहीं है इसका मतलब फिर किसकी बात हो रही बेटा है, वैक्यूम की बात हो रही, एयर की बात हो रही। ना ये मीडियम वाला फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो हमने लिखा बेटा इसको, तो इसमें लग क्या रहा है कि पार्टिकल अब कहां रखे हैं, एयर में। यहां कैसा लग रहा था कि मीडियम में रखे हुए, लेकिन यहां कैसा लग रहा है बेटा है कि वो एयर में रखे हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक सेंस में मीडियम वाले को एयर में कन्वर्ट कर लिया। थॉट
कि जो चार्ज पार्टिकल मीडियम में रखे हुए थे अब ऐसा लग रहा है कि वो एयर में रखे हैं, लेकिन कुछ बदलाव आ गया। यहां डिस्टेंस कितना था r, और यहां कितना हो गया हमारा r डैश, डिस्टेंस बदल गया है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे r डैश कितना आ गया रूट के r, अज्यूम कर लो कि लेट हमारा k4 है, एक अजम्पशन ले लिया, तो r डैश हमारा कितना हो जाएगा रूट ऑफ 4 इंटू r, रूट 4 कितना होगा 2, तो ये कितना बेटा हो जाएगा 2r, ये हमारा 2r हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कितना बेटा हो गया 2r, मतलब डबल हो गया। तो हम यहां ये सोच सकते हैं कि पहले पार्टिकल एयर में थे, हमने मीडियम डाला, मीडियम डालने से के आया, उसने फोर्स को घटा दिया, थॉट वाइज हमने उसे कन्वर्ट कर लिया फिर एयर में, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ r डैश, और r डैश कितना होगा अजम्पशन के पॉइंट से रूट के r या 2r, अगर हमने k को 4 लिया। अब समझिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम मीडियम में डालते हैं चार्जेस को तो k आता है और k फोर्स को घटा देता है, या ये कह लो कि मीडियम डालने से पार्टिकल्स को ऐसा लगता है कि है तो वो एयर में लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया, रूट ऑफ के आर हो गया या 2r हो गया। नहीं आया समझ में? तो एग्जांपल लो फिजिकल, इधर मैं बैठा हूं उधर आप बैठे हैं, सपोज करो हमारे बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है, आपस में बातचीत हो रही है हमारे बीच में, एक फोर्स है बातचीत का। अब देखिए क्या करोगे, सपोज करो कि हमने कहा भाई बीच में हमने कुछ पर्दे लटका दिए, पतले पतले से पर्दे लटका दिए हमने बीच में, तो हमें बातचीत करने में दिक्कत होगी, हमारे बीच का फोर्स कम होगा। तो हम ये कहेंगे भाई पर्दे डालने से सोचो एक डाइलेक्ट्रिक जैसा आ गया, मीडियम जैसा आ गया, और हमारे बीच का जो फोर्स है बातचीत का वो कम हो गया। या ये कह लो कि पर्दों ने हमारे बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया है, पर्दे ने हमारे बीच का डिस्टेंस वर्चुअली बढ़ा दिया है, इफेक्टिव डिस्टेंस को बढ़ा दिया है। सोचिए कि हम ऐसे ही अभी सामने जैसे बैठे वैसे बैठे हैं, लेकिन डिस्टेंस इफेक्टिव बढ़ा दिया गया बेटा है। तो क्या करता है सोचिए, मीडियम एक सेंस में दो चार्ज के बीच के इफेक्टिव डिस्टेंस को बढ़ा देता है। मीडियम डाला, एक्चुअल डिस्टेंस वही है, लेकिन फीलिंग ये है कि डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ के बेटा कितना हो गया रूट के आर। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन पे बताते हैं। यहां देखिए ये r जो है वो ओरिजिनल डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच का, जो उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस है वो है, और इसको हम बोल रहे हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। सोचिए वो बढ़ गया है। यहां वापस आइए, आप देखिए इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये r1 है ये r2 है, ये एक्चुअल r1 है ये एक्चुअल r2 है। तो जो एक्चुअल r1 है उसका इफेक्टिव कितना होगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, रूट ऑफ k1 इंटू r1। इसका एक्चुअल कितना है r2, तो इसका इफेक्टिव कितना होगा r2 है, इसी फॉर्मूले से रूट k इंटू r होगा, तो हम कहेंगे रूट ऑफ k2 इंटू r2, रूट k2 इंटू r2। तो नेट क्या होगा, दोनों का सम, इसको हम कहेंगे r डैश फॉर दिस केस। इस केस का जो r डैश होगा वो होगा रूट k1 इंटू r1 प्लस रूट k2 इंटू r2, और इस r डैश को उठा के हम यहां पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो हमें मिल जाएगी बेटा फोर्स की वैल्यू कितना मिलेगा, F इक्वल टू 1 बाई 4πε0 Q1 Q2 बाई रूट k1 r1 प्लस तो ये बेटा हमारा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो देखिए इस बार डायरेक्टली नहीं था, हमने इनडायरेक्टली चीजों को सोचा। तो आ गया समझ में बेटा, हम लोग जब भी क्या होगा इस तरह कोई क्वेश्चन होगा तो पहले उसमें हम इफेक्टिव डिस्टेंस निकालेंगे। इफेक्टिव डिस्टेंस बेटा रूट के इंटू आर से होगा।
आर एक्चुअल डिस्टेंस है, के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आर डैश को हम बोलेंगे इफेक्टिव डिस्टेंस। फिर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। आइए कॉन्सेप्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं और हम एक क्वेश्चन इसी पे और लेते हैं। बेटा क्वेश्चन ये है हमारे पास में कि 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो R है, रियल डिस्टेंस। उसके बीच में हमने एक प्लेट लगा दी थिकनेस T की, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो बताना है कि इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। तो दो चार्ज के बीच में एक मोटी सी प्लेट लगा दी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा। प्लेट का मतलब आप समझ लो जैसे डस्टर है, एक बड़ी सी प्लेट जैसी है, वो हमने बीच में यहां लगा दिया। आप देखिए वही कॉन्सेप्ट हमारे पास है। हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, इफेक्टिव डिस्टेंस। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि R डैश इन जनरल कितना होता है, रूट के इंटू R। R एक्चुअल डिस्टेंस है, के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, R डैश हमें इफेक्टिव डिस्टेंस फील होगा। ना यहां देखिए पूरे में मीडियम नहीं है, मीडियम सिर्फ थोड़े से पार्ट में। तो कैसे करेंगे, पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं बेटा। इस पार्ट की थिकनेस कितनी है, T। एक्चुअल डिस्टेंस बेटा जो है यहां पर वो T है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना इसका है, K है। तो उसका इफेक्टिव कितना होगा, रूट के इंटू T। इसको एक्चुअल T है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो नेट कितना होगा, रूट के इंटू T होगा। अब ये पूरा कितना है, R। सोचिए R में से T निकाल दिया हमने, तो बचा कितना, R माइनस T। ये जो R माइनस T है बेटा, ये पूरा एयर में है। एयर में जो रियल है वही इफेक्टिव होगा, एक्चुअल वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये यही रहेगा। तो नेट डिस्टेंस कितना हो गया, ये तो मीडियम से आया और ये बेटा किससे आया, एयर से आया। तो नेट कितना हो गया, रूट के टी प्लस R माइनस टी। इसको हम कहेंगे नेट इफेक्टिव डिस्टेंस इस वाले का। तो ये हो गया हमारे पास R डैश। फिर से सुन लीजिए, हमने क्या किया, इस प्लेट का एक्चुअल कितना है T, उसका इस कॉन्सेप्ट से निकाला इफेक्टिव, रूट के इंटू T, एक्चुअल इंटू रूट के। ये इफेक्टिव हो गया प्लेट की वजह से। ये पूरा R था, बचा कितना, R माइनस टी। R माइनस टी, वो R माइनस टी बचा, वो एयर में है। एयर में जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नेट होगा दोनों का सम। अब सपोज कर लीजिए, ये जो प्लेट हमने डाली है ये मेटल प्लेट है। आप जानते हैं मेटल प्लेट का, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि मेटल बेटा होता है हमारा इनफाइनाइट। अब इसको हम यहां पुट करेंगे तो R डैश कितना हो जाएगा हमारा, रूट इनफाइनाइट इंटू टी प्लस R माइनस टी। इनफाइनाइट का रूट क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू समथिंग इनफाइनाइट प्लस समथिंग इनफाइनाइट। तो R डैश क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। समझिए बात को कि अगर हमने यहां मेटल प्लेट डाल दी तो दो चार्जेस को ऐसा फील होगा कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए बेटा। उनके बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं। कब, जब मेटल प्लेट डाल दी है तो। सो फोर्स कितना था, फॉर्मूला बेटा F इक्वल टू
Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर था बेटा, आर डैश पुट करो, इनफाइनाइट है तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई इनफाइनाइट स्क्वायर, इनफाइनाइट का स्क्वायर भी क्या होगा इनफाइनाइट, और आपको याद होगा बेटा कि समथिंग बाई इनफाइनाइट कितना होता है 0, तो फोर्स हो जाएगा 0। तो जब दो चार्ज बेटा हमारे पास हैं, उनके बीच में अगर मेटल प्लेट डाल देंगे, उनको ऐसा फील होगा कि उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। आइए कुछ और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं सिंपल से। हमारे पास में दो मेटल बेटा स्फीयर्स हैं और इन दो मेटल स्फीयर के बीच का डिस्टेंस r है, सेंटर टू सेंटर। एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है। मेटल स्फीयर चार्ज Q1 Q2 डिस्टेंस r, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? ऑप्शंस हैं F होगा इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मोर देन K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या लेस देन K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डी ऑप्शन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, खुद सोचिए। अच्छा एक बात देख लो बेटा, जैसे मैंने यहां पे K लिखा, अभी थ्योरी मैंने आपको यहां क्या लिखा था C, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां C लिखे या K लिखे। अगर यहां K लिखा है या C लिखा है, कुछ भी लिखा है कूलॉम्स लॉ में, तो उसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ऊपर K लिखा है या C लिखा है तो उसका मतलब होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ध्यान रखिए, अगर ऐसे लिखा है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर K ऊपर होगा या C होगा, दोनों बातें एक ही हैं, उसकी मतलब वो कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू। लेकिन अगर K एप्सिलॉन नॉट के साथ होगा तो उसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ये बात समझ लीजिए अभी से बेटा, इसमें कंफ्यूजन जीरो। सो यहां कुछ आंसर आया, क्या कहना चाहोगे? ये वाला या ये वाला या ये वाला? आइए देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पर जैसे हम एक बात जानते हैं कि चार्ज अगर हमने मेटल स्फीयर को दिया तो उसके वो सरफेस पर रहेगा। अगर कुछ नहीं कहा तो हमेशा हम चार्ज को पॉजिटिव मान लेंगे, तो हमने बेटा यहां चार्ज को पॉजिटिव मान लिया और ये पूरा चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा चार्ज भी इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप जब इसको अकेले लोगे, अकेले सोचिए, तो इस पे जो चार्ज है, सोचिए वो चार्ज छोटे छोटे पार्ट में है और वो सब रिपेल करेगा, रिपेल करके दूर से दूर आएगा, और वो दूरी कहां अवेलेबल है? सरफेस पे। सेम इसके लिए भी होगा। जब इस स्फीयर को आप अकेले कंसीडर करोगे तो इस पे जो भी चार्ज है उसको छोटा छोटा चार्ज मानोगे और वो रिपेल करेगा पूरा पॉजिटिव चार्ज, रिपेल करके दूर से दूर आएगा, और वो दूरी अवेलेबल बेटा कहां पर हमारे पास है? यहां पर सरफेस पे। अब फर्दर बात करते हैं, कूलॉम्स लॉ लगाते हैं। क्या बेटा कहता है कूलॉम्स लॉ? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या कूलॉम्स लॉ यहां एप्लीकेबल है? नहीं। कूलॉम्स लॉ तब बेटा एप्लीकेबल होता है जब दो पॉइंट चार्ज, यहां चार्ज कैसे हैं? स्फेरिकल, तो कूलॉम्स लॉ तो एप्लीकेबल नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो पॉइंट चार्ज मान, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि
जितनी बॉडी है बड़ी बड़ी उनको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। पॉइंट मास कहां मानेंगे? सेंटर पे। आप जानते हैं अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है, उसको भी हम पॉइंट मास मान लेते हैं। कहां रखा हुआ? सेंटर पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको पूरे को पॉइंट चार्ज मान लेंगे यहां रखा हुआ, और इस वाले को पॉइंट चार्ज मान लेंगे यहां रखा हुआ। तो दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। तो आंसर क्या हुआ? F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन आंसर ये नहीं है। क्यों? थोड़ा सा कैच बेटा इसमें देखो, ये चार्ज बेटा स्फीयर पे है, तो ये वाला चार्ज जो है इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ चार्ज की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, पुश हो जाएगा। तो ये चार्ज इधर पुश हो जाएगा, तो इस तरफ चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इस तरफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जब ये इसको पुश करेगा, ये चार्ज इधर पुश होगा, तो इस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, इस तरफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद है? अगर इस तरफ मास ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर पे होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा? आप जानते हैं उस तरफ होगा जहां मास ज्यादा है। तो सेम उसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज भी शिफ्ट हो जाएगा बेटा। जो चार्ज का सेंटर यहां था वो यहां फील होगा, यहां फील होगा, और ऐसे ही इस वाले का सेंटर ऑफ चार्ज यहां फील होगा क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा है। तो अब ये दोनों पॉइंट चार्ज यहां रखे हुए माने जाएंगे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा आप देख सकते हैं वो आर से बड़ा होगा। आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर जो नया आएगा वो यहां से यहां तक होगा। डिस्टेंस इफेक्टिवली बढ़ गया, और जब डिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या है? डिस्टेंस के इनवर्स में है, तो फोर्स क्या करेगा? हट जाएगा। सो F क्या होगा बेटा? बोलो। F इज लेस देन के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। कुछ समझ में आया बेटा? तो यहां कई बार जो आंखों को दिखता है वो नहीं होता बेटा, हमें थोड़ा सा मन की आंखों से भी देखना है, दिल से भी देखना है चीजों को। अब अच्छा एक बात बताइए आप कि अगर यहां पर एक चार्ज प्लस होता और ये माइनस होता, क्या आंसर होता? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो अट्रैक्ट करते, ये पास आते, सेंटर ऑफ चार्ज पास की तरफ होते, डिस्टेंस घट जाता, डिस्टेंस घटता तो फोर्स बढ़ जाता। आया कुछ मजा? आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, ये भी सिंपल मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा। स्फीयर ए है, मेटेलिक स्फीयर, चार्ज क्यू दे रखा है, ग्राउंड से फिक्स कर दिया, ध्यान रखें अर्थ नहीं किया है, फिक्स किया हुआ हमने, यहां पे फिक्स कर रखा बेटा। और उसके बाद में बी भी है कंडक्टिंग स्फीयर, और ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ग्राउंड है फ्रिक्शनलेस, बी को छोड़ दिया। नौ बी क्या करेगा? ऑप्शन इस तरह से बेटा है कि बी जहां है वहीं रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा। दूसरा है ये आएगा, टच करेगा और वहीं रुक जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आएगा, टच करेगा, दूर, बहुत दूर चला जाएगा। चौथा ऑप्शन है ये यहीं पे डांस करेगा, मतलब एसएचएम करेगा। क्या सोचते हैं आप? ये क्या करेगा? क्या डांस सोच रहे हो? आइए देखते हैं क्या करेगा। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कुछ करेगा ही नहीं। क्यों? कोई चार्ज नहीं है। भाई चार्ज होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन पिछले क्लास का आप याद करें, हमने
चार्ज का ट्रांसफर पढ़ा था, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। अब काम आएगा यहां पे बेटा। देखो बेटा, ये न्यूट्रल बॉडी है, कोई चार्ज तो है नहीं। आपको याद होगा इस पे इंडक्शन होगा। मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। सोचिए, इस मेटल स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री वाले, उनको ये खींच लेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे। इलेक्ट्रॉन जहां आएंगे उधर निगेटिव चार्ज आएगा, जिधर से आएंगे उधर चार्ज पॉजिटिव आएगा। आ गया चार्ज किससे? इंडक्शन से। अब देखिए, ये जो चार्ज है इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स से मान लो, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा F2 से मान लो। कौन सा फोर्स बड़ा होगा? F1 ऑब्वियसली, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स घट जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तो पास आएगा ना बेटा, फ्रिक्शनलेस पे है, ये पास आने लगा, आके इसे टच करेगा। टच कर गया। अब देखो, इसके पास नेट चार्ज कितना है? आप जानते हैं इंडक्शन में बेटा नेट चार्ज जीरो होता है, जितना माइनस उतना ही प्लस होता है। उसका तो नेट चार्ज जीरो था, जीरो है। इसके पास चार्ज क्यों है? जैसे ही आगे इससे टच होगा तो क्या होगा? याद करो, कंडक्शन। जब दो बॉडी टच करती हैं सीधे सीधे या वायर से, तो कंडक्शन होता है। तो यहां पर कंडक्शन होगा बेटा। अब कौन चार्ज देगा? जिसके पास है। किसको? जिसके पास नहीं है। तो ये वाला ए चार्ज देगा इसको, और चार्ज देने के बाद में दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों स्फीयर को लगभग सेम माना हुआ है, तो दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा। अच्छा, किस रेशियो में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, वो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जब कैपेसिटर्स पढ़ लेंगे तो कुछ बातें बेटा वहां आएंगी। मैं 2-3 बार नाम ले चुका हूं सेकंड चैप्टर का, क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड है बेटा। और आप जानते हैं हर चीज इकट्ठा हम नहीं पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना होगा। तो यहां पर हम ये आगे पढ़ेंगे चार्ज किस रेशियो में जाता है। फिलहाल ये मान लो आप कि चार्ज दोनों पे सेम आएगा। सेम मतलब कैसा? पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब क्या होगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये आके पॉजिटिव चार्ज यहां से ले चुका है इससे, इसने चार्ज ले लिया, तो अब क्या होगा? रिपेल होगा। कब तक? जब तक ये दूर से दूर नहीं चला जाएगा। तो क्या आंसर हुआ? अरे भाई, बी क्या करेगा? आएगा, छुएगा और दूर, बहुत दूर चला जाएगा। ये सारा ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास में बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सब जगह आता है। एक चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू, और इस चार्ज को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मान लो एक पार्ट, मान लो एक पार्ट Q1 है और एक पार्ट Q2 है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर Q1 Q2 जो दो पार्ट हैं उनको सम डिस्टेंस पर रख दिया हमने, तो इन दोनों पार्ट का रेशियो क्या होगा जिससे इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो। क्वेश्चन समझ आया बेटा? कि इस चार्ज कैपिटल क्यू को दो पार्ट में ब्रेक करो, कुछ दूरी पे रख दो, उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम है, तो दोनों पार्ट का चार्ज जो है उसका रेशियो क्या होगा बेटा? शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें में से हमने दो पार्ट किए बेटा। एक हमने इसमें से स्मॉल क्यू ले लिया, और दूसरा कितना बचेगा? क्यू माइनस क्यू। बड़ा सा था, उसमें स्मॉल क्यू लिया, तो बचा कितना? क्यू माइनस क्यू। तो Q1 बेटा कितना लिखा जाएगा? Q। और Q2 कितना लिखा जाएगा? Q माइनस क्यू। अब हमें बताना है इन दोनों का रेशियो जिससे फोर्स मैक्सिमम हो जाए। चलो पहले फोर्स निकालते हैं। कूलम्ब्स लॉ सबको याद है भाई, में पढ़ा भी हमने। तो क्या होता है? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको लिखेंगे K Q1 इज स्मॉल क्यू
देखिए Q1 इज स्मॉल q, Q2 इज q माइनस q, लिख दिया हमने, डिस्टेंस ऑफ कोर्स लिख दिया, k बाय आर स्क्वायर को हमने अलग कर लिया। अब इस q को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, और ये q इंटू स्मॉल q बेटा क्या हो जाएगा q स्क्वायर। हमारा इनके बीच में फोर्स आ गया। क्या बताना था? चार्ज का रेशियो, जिससे फोर्स कैसा हो जाए मैक्सिमम। तो फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। आप याद करें बेटा, हमने 11th क्लास से पढ़ा था, थोड़ी सी कैलकुलस वो लगने वाली है कि जब भी कोई फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है बेटा वो 0 होगा। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब एक छोटी सी दिक्कत आ सकती है कि भाई हम स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें या कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में। तो ये बहुत आसान है। आप देखो वेरिएबल कौन है। अरे भाई कैपिटल Q तो एक फिक्स चार्ज था ना, उसमें से हमने क्या तोड़ा, क्या ब्रेक किया, स्मॉल q। तो स्मॉल q को छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल हो गया। तो हम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएट करेंगे। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ k बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आप बाहर ले लोगे बेटा। स्मॉल q का डिफरेंशिएशन कितना बेटा होगा 1, तो ये 1 हो गया, ये बाहर आ गया, और ये कैपिटल Q कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। माइनस कितना हो जाएगा 2q इक्वल टू कितना 0। जो लोग फॉर्मूला डिफरेंशिएशन भूल गए मैं भी याद दिला दूंगा आपको, पहले एक बार देख लीजिए। इस q का कितना हो गया 1, कैपिटल Q एज इट इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट q स्मॉल q के वेरिएबल जो वेरिएबल है उसके मल्टीपल में है तो एज इट इज रहेगा। और यहां पावर को नीचे लाते हैं और पावर माइनस 1 करते हैं, आपको याद होगा 11th क्लास से हमने पढ़ा हुआ अच्छे से। तो सोचिए ये चीज तो यहां पर नीचे जाएगी, 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा q माइनस 2q। तो बेटा हमारा स्मॉल q कितना हो गया q बाई 2। नाउ q1 कितना है स्मॉल q, और स्मॉल q कितना है q बाई 2। सो q1 इज q इक्वल टू q बाई 2, और q2 कितना बेटा था q माइनस q। जब इस q बाई 2 को यहां पुट करोगे तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद अगेन q बाई 2। आप रख के सॉल्व कर ले। अब अगर रेशियो निकालना है सो q1 कितना है q बाई 2, q2 भी कितना है q बाई 2। सो हम जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो रेशियो बेटा कितना आ जाएगा 1। तो कुछ समझ में आया बेटा कि अगर एक चार्ज हमारे पास है और हम उसको ब्रेक करके उस दूरी पर रखें तो उन दो टुकड़े जो हमारे पास हैं, पार्ट्स हैं, उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम तभी होगा बेटा जब उनका रेशियो 1:1 होगा, मतलब वो सेम चार्ज होंगे, आधा इधर होगा और आधा इधर होगा।
आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए का एक बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हुए हैं, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू, तीनों बेटा सेम चार्ज है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें बताना है किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। अगर आप ध्यान करें तो ऐसे क्वेश्चन 11th क्लास में आपने ग्रेविटेशन में कर रखे हैं। किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स हमें निकालना है बेटा, बहुत आसान। शुरू करते हैं, कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। आप जानते हैं क्या है कूलॉम्स लॉ? Q1Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें किसी एक पे नेट फोर्स निकालना, सपोज कर लो बेटा वो हमारा बी है, हमें बी वाले पे नेट फोर्स निकालना। अच्छा, बी पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? एक फोर्स कौन लगाएगा? ए, और एक फोर्स लगा बेटा कौन? सी। किस पे? बी पे। तो बी पे 2 फोर्स आएंगे, एक ए की वजह से और एक सी की वजह से। अब उन फोर्सेस की मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगा, और फोर्स वेक्टर है तो एक मैग्नीट्यूड भी होगी जो कि हम यहां से निकालेंगे और डायरेक्शन होगा। अब पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं बेटा हम लोग। हमें किस पे फोर्स निकालना है? बी पे। किसका सपोज निकालना बेटा है? ए पे। तो सोचो पहले आप फिजिकली ए पे बैठ गए, अगर आपको ए का फोर्स निकालना है बी के ऊपर तो आप क्या करो बेटा? सोचो फिजिकली आप ए पर बैठ गए, बी पे नहीं बैठना है। उसको थोड़ा मजाक में याद कर लेना है कि जिस पे फोर्स निकालते हैं उस पे कभी नहीं बैठते, क्योंकि वो नाराज हो जाता है। ऐसे याद कर लो, बी पे फोर्स निकालना है, बी पे नहीं बैठना, नाराज हो जाएगा। कहां बैठ सकते हैं? ए पे और सी पे। तो चलो पहले बेटा हम लोग ए का फोर्स निकालते हैं बेटा, किस पे? बी पे। अब ए का फोर्स जब बी पे निकालेंगे तो ए पे बैठेंगे बेटा। ए का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। बी का चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव। क्या करेंगे? रिपेल। तो आप जब यहां बैठे हो तो यहां बैठ के बी को रिपेल कैसे करोगे? अपने से दूर धक्का दोगे। हम अगर यहां बैठे हैं और बी को हमें रिपेल करना है, धक्का देना है अपने से दूर, तो कैसे धक्का देंगे? ऐसे धक्का देंगे। तो हमने इसको ऐसे धक्का दिया, तो ये फोर्स किस पे आया? बी पे आया। किसकी वजह से बेटा आया? ए की वजह से। हम बोलेंगे एफ बी ए। एक कन्वेंशन है बेटा लिखने का, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये एरो हमारे पास आ गया, ये हमारा फोर्स किस पे हो गया? बी पे, ए की वजह से। अब निकालते हैं बेटा हम किस पे फोर्स? बी पे। किसकी वजह से? सी की वजह से। तो किस पे बैठना होगा? सी पे। बी पे नहीं बैठ सकते, आप जानते हो नाराज हो जाएगा। चलो सी पे बैठे। सोचिए आप यहां बैठे हुए, जब आप यहां बैठे हैं तो इसको धक्का कैसे देंगे? ऐसे धक्का देंगे अपने से दूर। आप यहां से दूर धक्का देंगे, आप यहां बैठे कोई वहां, तो ऐसे धक्का दोगे आप। तो यहां बैठ के इसे धक्का आप ऐसे देंगे। तो ये हो गया एफबीसी, ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। 2 फोर्स हो गए बेटा। तो बी पे 2 ही फोर्स आएंगे, एक ए की वजह से एफबीए और एक सी की वजह से एफबीसी। और हमें इनका नेट फोर्स निकालना है। फोर्स हम जानते वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते। हम 2 + 3 = 5 नहीं बोल सकते। उसका तरीका है जो आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बताऊंगा अभी आपको। तो फोर्सेस वेक्टर हैं और वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें 2 बातों की जरूरत पड़ेगी, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। आइए फिर से एक बार बात करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने की। तो एफबीए निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। कितना बेटा हो जाएगा? के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया हमने बेटा कूलॉम्स लॉ, के Q1Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ए डिस्टेंस ये वाला है, और ये हमारा हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको हम एफ मान लें कुछ देर के लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही फोर्स ऑन बी
Q2C निकालने बेटा हम लोग, ये कितना हो जाएगा, FBC इक्वल टू KQ बाई A स्क्वायर। फिर से दोनों चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो वही रहेगा वैसे ही, और ये भी कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसे आप F मान लेंगे। अब दो फोर्स थे, दोनों निकाल लिए, अब हमें ऐड अप करना है बेटा। कैसे ऐड अप करेंगे, तो देखिए आप 11th क्लास के वेक्टर्स जानते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से निकालते हैं। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से निकालते हैं, तो यहां भी ऐसे निकालेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, सो सेम लगा दिया बेटा हमने, A की जगह FBA और B की जगह बेटा FBC लिख दिया। नाउ अब FBA बेटा कितना माना है, मान लिया F है, यहां पे माना हमने। FBC बेटा कितना माना बेटा हमने, F माना इसमें, और थीटा चाहिए हमें इन दोनों के बीच का एंगल, और दो कैसे निकालेंगे। आप देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बेटा है, तो ये एंगल कितना होगा हमारा 60 डिग्री, और ये 60 होगा तो बेटा ये भी कितना होगा 60 ही तो होगा भाई, दोनों कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। अब इसको हम यहां पुट कर देंगे, आइए पुट करते हैं। FBA F है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर cos 60। नाउ cos 60 अब सबको याद होगा कितना होता है बेटा, हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और cos 60 कितना होता है, हाफ। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना बेटा बचा हमारे पास में, अंडर रूट 3F स्क्वायर, दैट इज कितना हुआ रूट 3F, और F बेटा यहां लिखा हुआ है, तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास में, ये रूट 3 KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर बेटा, ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। अच्छा, अब अगर इसी में हम लोग ऐसा करें, ये मान लें कि ये जो चार्ज A पे है, मान लो ये माइनस है, इसी सेम क्वेश्चन में बेटा हमने मान लिया कि A वाला चार्ज माइनस है, बाकी ये प्लस है, और ये हमारा प्लस है। तो अब आप बताएं कि B वाले पे कितना फोर्स होगा। सिमिलर क्वेश्चन, बस फर्क किस बात का आया कि यहां पर फोर्स बताना है जब ये माइनस हो जाए, बाकी सब कुछ सेम है। फिर शुरू कर देते हैं वही सब कहानी। लगने वाला बेटा क्या है, कूलॉम्स लॉ। कैसे लगाएंगे, वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम A का फोर्स निकालेंगे B पे। तो आप कहां बैठोगे, A पे B पे, आपको पता है B बैठोगे तो नाराज हो जाएगा, तो A पे बैठ जाए। अब A पे बैठ गए तो A कैसा है, निगेटिव है, तो सोचिए आप निगेटिव है, आप निगेटिव है, B कैसा है, पॉजिटिव, तो B को अट्रैक्ट करोगे। अट्रैक्ट मतलब क्या, पास बुलाना, दूर भेजना, आप जानते हैं पास बुलाना, तो आप इसको पास बुलाओगे, यहां बुलाओगे ऐसे, तो ये
जो हमारा FBA होगा बेटा वो इस तरफ होगा। अब आप ए पे बैठ गए तो आप निगेटिव चार्ज है, बी पॉजिटिव है, तो आप उसे बुलाओगे अपने पास, अट्रैक्ट करोगे, तो आपने अट्रैक्ट कर लिया। फिर आप सी और बी का फोर्स निकालेंगे, बी पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से? सी की वजह से। तो फिर सी और बी में किससे बैठोगे? सी पे, क्योंकि बी नाराज हो जाएगा, उस पर फोर्स निकालना है। तो आप सी पे बैठ गए। सी पहले कितना पॉजिटिव है, वो बी को रिपेल करेगा, तो यहां बैठ के रिपेल कैसे करोगे? लाइक दिस, ऐसे रिपेल करोगे बेटा इसको। आपने ऐसे रिपेल कर दिया, तो ये FBC वहीं रहेगा जहां था ना। पहले की तरह आप फिर से निकालोगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, सिमिलर कॉन्सेप्ट, सेम वैल्यू आएगी क्यू क्यू ए स्क्वायर, सेम बेटा वैल्यू आएगी वैसे पहले की तरह, क्योंकि चार्जेस सेम है। मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां माइनस साइन क्यों नहीं लिखा? तो माइनस साइन बेटा मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, कब लिखते हो कब नहीं लिखते हैं, ये मैं सारी बातें एक साथ बता दूंगा, कब लिखना चाहिए और कब नहीं लिखना चाहिए। फिलहाल अभी हमने माइनस साइन नहीं लिया, हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो माइनस साइन का इसमें कोई रोल नहीं है, हमने छोड़ दिया उसको। मैग्नीट्यूड निकालना थी, माइनस साइन में कोई रोल नहीं है। तो हमने दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया, यहां माइनस क्यू यहां प्लस क्यू, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स निकाल दिया। फिर सेम तरीके से हम सी का फोर्स बी पे निकालेंगे, वही जैसे पहले किया था, सेम बेटा वही काम किया। अब हम इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। तरीका वही है जो हमने पहले कहा था, यहां फॉर्मूला लिखा था कुछ देर पहले, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो वही एफ नेट बराबर अंडर रूट एफ बी ए स्क्वायर एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 FBC cos थीटा लिखेंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन एक छोटा सा चेंज आ गया। किस चीज का? एंगल का बेटा। आप देख सकते हैं यहां पर अब जो है FBA ऐसे है, FBC वही है, उनके बीच का एंगल ये वाला लिया जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा? आप देखें ये पूरा एंगल बेटा 180 है, तो 180 में से 60 निकाल दोगे, कितना बचेगा? 120। ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम यहां पुट करेंगे, यहां तो बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा बेटा, बस हम क्या करेंगे, इस एंगल को लिख देंगे 120 डिग्री। क्या आपको याद है कि cos 120 कितना होता है? यस ऑफ कोर्स आपको याद है, माइनस हाफ, 11th क्लास में पढ़ा है हमने। तो ये बेटा हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज 2f स्क्वायर, और 2f स्क्वायर, और cos 120 होता है माइनस हाफ। ये 2 कैंसिल करेगा बेटा, यहां क्या बचेगा? माइनस, तो ये बचेगा माइनस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर कितना? एफ स्क्वायर, बाहर कितना आएगा? एफ, और एफ बेटा कितना है? बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आंसर क्या आया? के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो देखिए बेटा हमने साइन का, चार्ज का साइन चेंज किया, छोटा सा एक चार्ज का, और आंसर हमारा बदल गया। तो आप देख लो चार्ज के साइन मैटर करेंगे, क्योंकि उनसे जो है फोर्स के डायरेक्शन बदल जाएंगे, डायरेक्शन बदलने से बेटा एंगल बदल जाएगा, और एंगल बदलने से बात बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, मजेदार क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू ईच, 2 स्मॉल क्यू के बेटा पॉइंट चार्ज हमारे पास है।
उनके बीच का गैप स्मॉल डी, उनके बीच में एक हमें थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रखना है, इन बिटवीन, बीच में कहीं, मिडिल नहीं बोल रहा हूं, इन बिटवीन बोल रहा हूं। इन बिटवीन एक चार्ज रखना है, इस तरह से रखना है जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम समझते हैं? नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा होता है नेट फोर्स जीरो होना। तो एक नया चार्ज कैपिटल क्यू लेना है, उसको इन बिटवीन रखना है जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब सिस्टम के हर पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो। तो दो बातें बताना है बेटा इसमें। एक तो बताना है कि अगर ये ए है और ये बी है तो इस चार्ज को कितनी दूरी पे रखा गया है ए से, पहली बात डिस्टेंस बताना है, और दूसरी बात इस चार्ज की वैल्यू बताना है, कैपिटल क्यू की वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। क्वेश्चन समझ आया बेटा? 2 पॉइंट चार्ज ए और बी पे, डिस्टेंस डी, एक नया चार्ज कैपिटल क्यू रखा, कहां रखें, कितना बड़ा रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब नेट फोर्स जीरो। आई सॉल्व कर, आपसे कह रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम के किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो। तो हम किसी को भी पकड़ सकते हैं तीनों में से और उस पर हम नेट फोर्स जीरो निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं क्या आएगा। एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं ए से लेकर कैपिटल क्यू का जो डिस्टेंस है वो x है, और अगर ये x है तो ये कितना बचेगा बेटा? d माइनस एक्स। भाई पूरा ये d है तो कितना बचेगा हमारे पास? d माइनस एक्स बचेगा। अब हम इसको देखते हैं, मान लो इस सी पे रखा हुआ है, सी पे कैपिटल क्यू रखा है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें दो फोर्स आएंगे, एक बेटा किसका आएगा? ए का, और एक बेटा किसका आएगा? बी का। एक बी लगाएगा सी पे और एक लगाएगा सी पे, और नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो उसके लिए हमें पहले डायरेक्शन देखना होंगे मैग्नीट्यूड के साथ साथ। कैसे देखेंगे? पहले आइए हम ए का फोर्स निकालते हैं सी पे, डायरेक्शन। आपको याद है कुछ देर पहले की बात? अगर हमें ए का फोर्स सी पे निकालना है तो सी पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि सी पे निकालना है, वो नाराज हो जाएगा। तो कहां बैठ सकते हैं? ए पे। ए पे बैठिए, ए पे बैठेंगे, सी को क्या करेंगे? रिपल अट्रैक्ट। देखिए हमें किसी भी चार्ज का यहां साइन नहीं दे रखा है, तो हम सबको कैसा मानेंगे? पॉजिटिव। वो अलग बात है कि जो होगा वो अपने आप निकल के आएगा, लेकिन शुरुआत में हमें उसे पॉजिटिव मानना है। तो हम ए पे बैठेंगे और सी वाले को क्या करेंगे? रिपल। तो रिपल कैसे करते हैं? अपने दूर या पास? जानते दूर करते हैं। तो हम ए पे बैठेंगे, सी वाले को रिपल कैसे करेंगे? अपने दूर, राइट। तो राइट में फोर्स होगा एफ सी ए। एफ सी ए किसका फोर्स है? सी पे फोर्स है, किसका? ए पे। अब हम फोर्स निकालते हैं बेटा, है बी का किस पे? सी पे। तो किस पे बैठोगे? बी पे। सी पे नहीं बैठ सकते, तो बी में बैठ के सी को आप रिपल करोगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कैसे रिपल करोगे? अपने से दूर। तो आप ऐसे रिपल करोगे इसको, यहां बैठे हो, अपने से दूर ऐसे रिपल करोगे। तो ये हमारा हो जाएगा एफ सी बी। एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अब देख सकते हैं एफ सी ए राइट है, एफ सी बी लेफ्ट है, तो दोनों फोर्स कैसे हुए? अपोजिट। आइए फर्दर बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि जो एफ नेट है वो सी वाले पे जीरो है। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो सी वाले पे बेटा नेट फोर्स जीरो होगा, सी वाले पे नेट फोर्स जीरो होगा। कब? क्योंकि दोनों फोर्स यहां इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट हैं और साथ साथ इक्वल भी होंगे तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो हम जान रहे हैं अपोजिट तो हैं, हमें इक्वल करना है, जैसे नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। तो हम कहेंगे एफ सी ए इक्वल टू एफ सी बी। अब एफ सी ए इनकी वैल्यू पुट कर दें। देखिए ये ए का फोर्स किस पे है? सी पे,
डिस्टेंस कितना है, x है, चार्ज कितना है, q और कैपिटल Q है, तो हम कहेंगे कितना फोर्स होगा, k q q बाई एक्स स्क्वायर। और जब B वाले की बात करेंगे C पे, तो डिस्टेंस कितना लेंगे बेटा हमारा, d माइनस एक्स लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस d माइनस एक्स है। तो हम पुट करेंगे k q q q q अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं फर्दर। ये k कैंसिल, ये q q कैंसिल, इसे क्रॉस कर दें और स्क्वायर खत्म कर दें, तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये इस तरह से बेटा हो जाएगा हमारे पास में d माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा बेटा, या प्लस माइनस एक्स भी लिख सकते हैं आप इसे। तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे आंसर आए, तो हम प्लस ले लेंगे, d माइनस एक्स बराबर एक्स, तो d बराबर 2x, तो x बेटा कितना बना हो गया, d बाई 2। तो हमें पता चल गया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये चार्ज यहां से d बाई 2 पे रखा हुआ होगा, मतलब सेंटर पे रखा हुआ होगा। तो दो पार्ट थे, कितनी दूर रखा है और उसकी वैल्यू क्या है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट की बेटा बात, हमें इसकी वैल्यू भी तो निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सी पे नेट फोर्स 0 किया और सेट सी पे नेट फोर्स 0 करके हमने एक्स निकाल लिया, चार्ज नहीं आया। तो चार्ज निकालने के लिए फिर से कूलम्ब्स लॉ की बात करना पड़ेगी, फिर से किसी एक पे नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। इस पे कर चुके हैं तो कोई फायदा नहीं है अब यहां, अब इस पे या इस पे कर सकते हैं बेटा। तो चलो हम इस वाले पे करते हैं। उससे पहले एक बात देखो, ये डिस्टेंस कितना आया बेटा, d बाई 2, एक्स d बाई 2 है, ये x है, तो ये कितना होगा, d माइनस एक्स। तो d में से x, x कितना है, d बाई 2, d माइनस d बाई 2 जब करोगे आप, तो वैल्यू बेटा ये भी कितनी आएगी, d बाई 2 आएगी। चलिए अब हम b वाले पे फोर्स निकालते हैं। तो b पे दो फोर्स आएंगे, एक a का आएगा और एक c का आएगा। आप जानते हैं अगर b पे फोर्स निकालना है तो b पे नहीं बैठ सकते, चलो a पे बैठो। जब आप a पे बैठोगे b पे फोर्स निकालने के लिए, तो a पॉजिटिव मानोगे, b पॉजिटिव मानोगे, कहा तो कुछ है नहीं। तो आप क्या करोगे, a पे बैठ के b को रिपेल करोगे। कैसे रिपेल करोगे, अपने से दूर। तो ये होगा हमारा F BA। उसके बाद एक फोर्स और आएगा, किसका, C का। तो C का फोर्स जब बेटा B पे निकालोगे तो कहां बैठोगे आप, C पे बैठोगे। B पे तो बैठ नहीं सकते, नाराज हो जाएगा। बैठ जाओ यहां पे, यहां बैठ के इसको रिपेल करोगे पॉजिटिव चार्ज मानते हुए। तो रिपेल कैसे करोगे, ऐसे रिपेल करोगे, अपने से दूर रिपेल करोगे तो राइट में रिपेल करोगे। कितने फोर्स है, F BC। अब दो फोर्स आ गए बेटा B पे, FBA और FBC। B है किसमें, ये सारे किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स 0। तो हम कहेंगे बेटा कि F नेट ऑन B इज 0। अब B पे है कितने फोर्स, दो, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स बेटा है तो एड अप हो जाएंगे सीधे सीधे। तो हम कहेंगे नेट फोर्स ऑन B होगा F BA प्लस F BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये 0। अब आगे फर्दर बढ़ते हैं। देखिए BA FBA की बात हो रही थी, तो वो A का फोर्स B पे है। ये दूरी कितनी बेटा है हमारे पास है, D, और चार्ज कितने बेटा है, स्मॉल q। तो पुट करो इसको, तो फोर्स कितना होगा हमारे पास में, K Q अपॉन D स्क्वायर। अब FBC, इसका फोर्स इस पे है, चार्ज कैपिटल Q स्मॉल q है, डिस्टेंस D बाई 2 है। चलो पुट करते हैं बेटा, इसमें
हो जाएगा प्लस के क्यू क्यू अपॉन कितना यहां पे डिस्टेंस है d/2 इक्वल टू 0। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये d/2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना होगा 4 4 ऊपर आएगा बेटा। और सोचो आप इस पूरे को राइट ले आ रहे हो या इसको राइट ले आओ तो यहां कितना बचेगा 4 के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस कितना के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब आई कैंसिल कर देते हैं तो ये डी स्क्वायर कैंसिल ये स्मॉल क्यू बेटा कैंसिल और एक के भी कैंसिल बेटा हो गया। आपको कैपिटल के निकालना कैपिटल क्यू निकालना था तो इसको नीचे लेके जाओ 4 को नीचे लेके जाओ तो कैपिटल क्यू कितना हो जाएगा माइनस क्यू बाई 4। तो यहां से बेटा हमने निकाल ली कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आई माइनस क्यू बाई 4 मतलब इट शुड बी अ नेगेटिव चार्ज। तो क्वेश्चन जो बेटा हमारा स्टार्टिंग में था हमने उसको सॉल्व कर लिया। कितना दूर रखना है d/2 दूर रखना है वैल्यू कितनी होना है हमारी माइनस क्यू बाई 4। जितने बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आप पहले पूरा वीडियो एक बार देखिए और दोबारा फिर से वीडियो देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको फिर साथ साथ लिखते चलिए आप। तो सारे नोट्स जो है बेटा है वो साथ साथ आपको बनाते चलना है लेकिन ध्यान रखिए वीडियो 2 बार देखना। और जब भी कोई चीज समझ नहीं आए एक बात ध्यान रखना है आपको कि आपको वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना है। कोई चीज इसलिए नहीं समझ आ रही कि आपका कहीं मेंटल लेवल कम है बस वो इसलिए समझ नहीं आई होगी कि उस पर कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन कब बनेगा जब उस चीज को हम बार बार करेंगे। तो मेक इट अ हैबिट कि आप उसे बार बार रिपीट करें। एक बार वीडियो नहीं आया रिवाइंड करो फिर से देखो बेटा जितने बार देखोगे उतना ज्यादा फायदा। लगे रहना है आगे बढ़ते रहना है। कुछ और क्वेश्चंस की बात क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये है कि 2 स्ट्रिंग है बेटा 2 स्ट्रिंग्स दोनों की लेंथ LH है। दोनों स्ट्रिंग को सेम पॉइंट से हैंग कर दिया सीलिंग से छत से और दोनों में 2 बॉल हैंग कर दी। बॉल का मास m है और बॉल पे चार्ज q है। तो 2 स्ट्रिंग दोनों में बॉल्स मास m चार्ज q एक पॉइंट से हैंग है। जब इन दोनों बॉल को बेटा छोड़ोगे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा रिबल करेगा और रिबल करके दूर से दूर जाएगा। वो दूर से दूर जाएगा बेटा रिबल करके। जब ये दूर जाएगा तो बताना है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 2 बॉल मास m चार्ज q दोनों स्ट्रिंग से अटैच सेम पॉइंट से हैंग कर दिया तो कितना दूर चले जाएंगे ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा ये डिस्टेंस बेटा हमें निकालना है। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए ये दोनों बॉल्स जो बेटा हमारे पास हैं दोनों आपस में रिबल करेंगे और रिबल करके कहीं जाके रुक जाएंगे। ऐसे बेटा ये रुक जाएंगे तो रेस्ट में आ जाएंगे। रेस्ट में आएंगे तो नेट फोर्स 0 होगा तो हम क्या बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स को 0 करना है
तो अब फोर्स बनाना पड़ेगा। आप 11th क्लास के न्यूटन लॉ याद करो, फोर्स जब हम बनाया करते थे बेटा तो उसको हम क्या बोलते थे कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो जब भी फोर्सेस की बात आएगी तो सोचिए पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हमें फोर्सेस सारे बनाना है। आइए बनाते हैं। सपोज करो हम इस बॉल को ए मानते हैं और इस बॉल को हम बी मानते हैं, और सपोज करो हम बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो बी पे बेटा कितने फोर्स आएंगे? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कूलाम्ब लॉ पढ़ लिया, हमने कूलाम्बिक फोर्स पढ़ लिया। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दो चार्ज हैं, रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में जब चार्ज हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा बेटा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो बी पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा या कूलाम्बिक फोर्स आएगा। कौन लगाएगा? ए। तो आपको याद होगा किस पे बैठोगे, ए पे या बी पे? ऑफ कोर्स ए पे, क्योंकि बी पे फोर्स निकालना है। तो ए पे बैठ गए, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ए क्या करेगा? रिपेल करेगा। ए रिपेल करेगा बी को। इस फोर्स को आप एफ मान लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम्ब्स लॉ से निकालेंगे। बी पे एक फोर्स और आएगा, कौन सा बेटा? mg। बी बेटा एक फोर्स और बेटा आएगा, बेटा कौन सा आएगा? mg। और एक फोर्स और आएगा, देखिए ना स्ट्रिंग से बांध रखे हैं। तो 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ में स्ट्रिंग्स बहुत पड़ी थी। स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स होता है? टेंशन फोर्स। और टेंशन बेटा कैसा होता है? हमेशा बॉडी से अवे होता है या बॉडी को पुल कर रहा होता है, हमेशा बॉडी को पुल कर रहा होता है। तो यहां पर एक फोर्स आएगा ऐसे, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे टूवर्ड्स हो जाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होगा, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होगा। तो तीन फोर्स हो जाएंगे। अच्छा, अभी बॉडी है किसमें? रेस्ट में। अल्टीमेटली जाकर रुक जाएगी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो फोर्स बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए फोर्स कैसे होना चाहिए? अपोजिट, अनइक्वल। वो तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम रिजॉल्व कर लेंगे। आइए रिजॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये एंगल हमारा थीटा है, इस लाइन को खींच लेते हैं, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो हम टी को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो टी का ये कंपोनेंट कितना होगा? टी कॉस थीटा। आपको 11th क्लास से याद होगा कि जब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो थीटा के साइड में कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, और ये कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। तो टी के दो कंपोनेंट हुए, इस तरफ टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। थीटा की साइड टी कॉस थीटा, अदर साइड टी साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमारा नेट फोर्स कितना बेटा है? 0 है। तो फोर्स क्या करेंगे? बैलेंस, राइट वाला लेफ्ट वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को। तो टी साइन थीटा कितना होगा? F। और टी कॉस थीटा बेटा mg को बैलेंस करेगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब एक काम करें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें। तो जब डिवाइड करो तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कॉस बेटा क्या होगा? टैन थीटा। और यहां बेटा क्या हो जाएगा? F, और नीचे कौन है? mg, F बाई mg। F यहां से हो जाएगा, क्रॉस कर दिया आपने, F हो गया mg टैन थीटा। अच्छा F कितना बेटा है? देखो F लिख सकते हैं k QQ बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपने इसको x मान लिया तो, अगर आपने इसको x मान लिया तो ये Q बेटा k QQ बाई एक्स स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये k क्या होगा? आप याद करो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा।
उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा। नाउ tan थीटा देखो बेटा कितना होगा, आप इसको यहां पर आगे ले आओ, एक ट्रायंगल बना लो, ये पूरा x है, तो ये x/2 होगा, ये पूरा x है तो ये x/2 होगा। नाउ ये l है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। साथ वाला क्या होता है, बेस। ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। ये लंबाई कितनी है, l, ये l है बेटा, और ये कितना x/2। तो आप बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। आपको याद होगा कि बेस होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो l स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए थीटा के सामने बेटा क्या है, परपेंडिकुलर। साथ में कौन होगा, बेस। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा x/2 अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो कूलाम्बिक फोर्स है ये छोटा फोर्स होगा, ये बहुत बड़ा फोर्स तो होता नहीं है, तो ये चार्ज पार्टिकल बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। अगर ये बहुत दूर नहीं जा पाएंगे तो ये x बहुत छोटा होगा, थीटा भी बहुत छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि x जो होगा वो l से बहुत छोटा होगा। जब l से बहुत छोटा होगा तो बेटा इस x/2 तो और भी छोटा होगा, उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा। ये निग्लेक्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे बेटा। आपको पता होगा, याद होगा कि सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही निग्लेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो निग्लेक्ट नहीं करते हैं। तो यहां से बेटा ये खत्म हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको आप यहां लाओ, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना बेटा हो जाए, बोलो, x3। और इसको यहां ले जाके अकेला कर लो, हमने इक्वल का साइन लगा दिया। अब दो क्या क्या बचेगा, ये 2 नीचे आएगा, फिर इसको इधर लाओ, तो ये 2 यहां आया। उसके बाद में k क्यू, तो k क्यू स्क्वायर आया। अच्छा ये l स्क्वायर से बाहर कितना आएगा, l, तो ये इसको ऊपर लाओ तो l आएगा बेटा। और यहां क्या बता था, mg, तो इसको नीचे ले आओ, तो ये अपॉन mg। तो ये x³ वैल्यू आ गई। अच्छा अब अगर यहां कुछ नहीं तो सोचो यहां पावर 1 है। अब दोनों तरफ की पावर को सोचो, आप 3 से डिवाइड कर दो, तो जब ये पावर 3 से डिवाइड होगी 3/3 कितना हो जाएगा, 1। और यहां 1 है तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। x कितना होगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे कुछ क्वेश्चन बेटा हम अभी और भी लेंगे, लेकिन वो हम जो कूलाम्स लॉ का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चंस, उसमें बेटा करेंगे। तो कूलाम्स लॉ इस टॉपिक पे खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो जाएगा बेटा, लेकिन इस पे कुछ एडवांस क्वेश्चन है जो हम सेकंड पार्ट में लेंगे। अभी करीब 8-10 क्वेश्चन और लेंगे, तो वो उसके नेक्स्ट पार्ट में लेंगे ना। इसमें एक क्वेश्चन बेटा छोटा सा और है, और वो ये है कि अगर इस सिस्टम जो हमारे पास है, अगर हम इस सिस्टम को सैटेलाइट में लेके जाएं
तो इन दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना हो जाएगा और स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा अगर सैटेलाइट में लेके जाएं तो बेटा आपको आइडिया है कि सैटेलाइट में ग्रेविटी नहीं होती। आप जानते हैं वहां पर हम वेटलेस फील करते हैं, तो भाई जब इसको लेके जाओगे तो ये भी तो वेटलेस फील करेगा, तो ये mg क्या होगा, कैंसिल, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है। तो कौन बचेगा, ये f बचेगा और ये t बचेगा। नाउ ये f इस पे राइट लग रहा है और इस पे ये लेफ्ट लगेगा, इधर रिपल उधर होगा। तो ये जब ऐसे थे, रिपल कर रहे थे, अब mg तो बचा नहीं, तो ये फोर्स इनको दूर से दूर ले जाना चाहेगा, तो ये ऐसे हो जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे मैक्सिमम दूर नहीं है, ऐसे नहीं होंगे, मैक्सिमम दूर नहीं है, ये सर ऐसे होंगे बिल्कुल सीधे, ये मैक्सिमम दूर होंगे। तो ये सिस्टम जब सैटेलाइट में जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। और टेंशन कैसे निकालोगे, यहां देखो, इस बॉल को देखो आप, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स राइट था, टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी इधर होगा, स्ट्रिंग इधर पुल कर रहा होगा इसको, स्ट्रिंग में टेंशन इधर होगा। अब सिर्फ इस बॉल को देखो, ये रेस्ट में है, तो फोर्स बैलेंस करेंगे, नेट फोर्स कितना होगा, 0, तभी तो फोर्स बैलेंस करेंगे। तो T इक्वल टू कितना होगा, F कितना होगा, K Q अपॉन 12 का होल स्क्वायर। ट्वेल्व कहां से आया, आप देखो ये L है बेटा, और ये भी कितना है, L और L, ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना होगा, L प्लस L कितना होगा, 12। तो ये 12 आएगा, तो कितना आंसर होगा, K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। तो हम लोगों ने बेटा फाइनली निकाल लिया। इसी के साथ बेटा कूलम्ब्स लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक बेटा क्वेश्चन है, वो हमने खत्म कर दिया। अब अगला जो क्लास होगा उसमें हम कूलम्ब्स लॉ के जो एडवांस क्वेश्चन है, जो टॉप लेवल बेटा क्वेश्चन है, वो करेंगे। अभी कुछ दिन तक बेटा फिजिक्स की क्लासेस होंगी और नेक्स्ट फ्यू डेज में हम लोग बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बेटा सारे वीडियोस जो है वो 1 बाय 1 मिलना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें, परेशान नहीं होना है, लगे रहना है। और इस टाइम को जो हम सब पे पड़ा है, हम सबको साथ मिलकर सर इस वक्त को सर जो है बिताना है, बिना परेशान हुए सर, हिम्मत बना के रखना है, हिम्मत बांध के रखना सर जो है। गुड लक, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी और फिर हम कूलम्ब्स लॉ के हाई लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे।